तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी का। इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, विदेश नीति का ऐतिहासिक पहलू, विदेश नीति में कौन तैयार करता है, फिर विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य करने वाला सिद्धांत और विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य विदेश नीति का विकास। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं विदेश नीति में। तो पढ़ते हैं पहले परिभाषा। विदेश नीति से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसमें सामान्य उद्देश्य निहित होते हैं जो देश की अन्य देशों के साथ अंतःक्रिया में उसकी गतिविधियों और संबंधों को मार्गदर्शित करते हैं। तो किसी देश के दस्तावेज होते हैं जो उसके उद्देश्य, उस देश के क्या है, सामान्य काम करने के लिए अन्य देशों के साथ उसकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए काम करते हैं। तो भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक पहलू है कि स्वतंत्र भारत में विदेश नीति की अवधारणा नई नहीं है, बल्कि 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने विदेश नीति की गहरी रुचि विकसित की थी। तो सबसे पहले क्या था कि भारत में कांग्रेस ने इसकी रुचि इसमें विकसित की थी। फिर 1925 में विदेश विभाग की स्थापना हुई। तो कब हुई? 1925 में विदेश विभाग की स्थापना हुई। 1920 के दशक में जो क्या है, कांग्रेस ने इस मामले में गहरी रुचि ली थी। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति मामले में गहरी रुचि थी। तो नेहरू जी की जो रुचि थी, इसमें गहरी रुचि थी विदेश नीति में। अब हम विदेश विभाग का उद्देश्य, तो देशों में संपर्क स्थापित करना। जो विदेश है अपने भारत का विभाग, तो अन्य देशों से संपर्क स्थापित करता है। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा किए गए राष्ट्रीय संघर्ष का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था पहले। अब भारत में विदेश नीति कौन तैयार करता है? तो आदर्श रूप में यह काम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मंत्रालय भी प्रभार था, यानी विदेश मंत्रालय का उन्हीं ने किया था। इसलिए तब से परंपरा बन गई कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है, कार्यालय PMO, विदेश मंत्रालय MEA के रिसर्च एंड एनालिसिस विभाग RAW से इनपुट लेकर, यानी उनसे सारी सूचना और जो भी चीज़ें हैं उनसे लेकर विदेश नीति तैयार करेगा। तो विदेश मंत्रालय करता है। हालांकि PMO द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य संगठनों से इनपुट लिए जा सकते हैं, यानी आवश्यकता पड़े तो अन्य चीज़ों से भी जानकारी लेगा वो। तो क्या भारत संसद का भारत की विदेश नीति बनाने या उसे जांच करने की कोई भूमिका है? तो बिल्कुल है। तो भारत द्वारा अपनी विदेश नीति तय करने में किए गए सिद्धांत क्या है? तो भारत मोनोरो सिद्धांत का अनुसरण करता है। फिर मोनोरो सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनोरो ने 1817 से 1825 द्वारा अपनाया गया था। तो कहाँ से लिया गया है विदेश नीति? अमेरिका से ली गई है। मोनोरो सिद्धांत क्या है? तो मोनोरो सिद्धांत दो पहलू हैं। एक है आंतरिक मामलों में बाहरी प्रभाव से बचना, यानी आंतरिक मामले जब होंगे, निर्णय लेंगे तो बाहरी प्रभाव नहीं होगा। फिर पड़ोसों में प्रभुत्व, यानी बड़े भाई का रवैया, तो पड़ोसों से प्रभुत्व वाली नीति अपनाना। तो ये शुरुआत में नीति इस तरह शुरू हुई। भारत में विभिन्न कारणों से यह सिद्धांत को अपनाया गया, क्योंकि एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस बिल्कुल स्पष्ट था कि पाकिस्तान एक मित्रवत पड़ोस नहीं होगा। तो पाकिस्तान जो है वो मित्रवत पड़ोस तो था ही नहीं। फिर पड़ोसी देशों की तुलना के कारण भारत को मित्र जैसी भूमिका निभानी थी। विदेशों को प्रभावित करने वाले कारक, तो घरेलू विदेश नीति को कौन प्रभावित करता है? तो घरेलू नीति प्रभावित करती है। अन्य राज्यों की नीतियां एवं व्यवहार, विशिष्ट भू राजनीति डिजाइनों को आगे बढ़ाने की योजना। तो भू राजनीतिक डिजाइन किस तरह अपना रहे हैं, तो भूमि का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, तो डिजाइन, ये सब चीज़ें नीति को प्रभावित करते हैं। नीति के क्या परिप्रेक्ष्य? ये कुछ नहीं बल्कि विदेश नीति के निर्माण के दौरान सोचा गया दृष्टिकोण है। तो विदेश नीति का परिप्रेक्ष्य क्या है? तो विदेश नीति के निर्माण के दौरान सोचा गया दृष्टिकोण है। भारतीय विदेश नीति
भारत की विदेश नीति क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय हित क्या है? तो राष्ट्रीय विकास करना, आर्थिक विकास और मानव का विकास, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में हो, यानी सैनिकों की, सैन्य द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्थिरता यानी गठबंधन सदस्यों के कारण नीति का कमजोर होना, तो राजनीतिक जो गठबंधन है उनके कारण नीति का कमजोर होना है। फिर है भू राजनीति। तो भू राजनीति क्या है? तो भू राजनीति भूमि या क्षेत्र आधारित राजनीति है, यानी भूमि के आसपास के क्षेत्र। तो भू राजनीति भू आधारित क्षेत्र आधारित राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भू राजनीति भौगोलिक चर के माध्यम से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक जो संरचना है उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यवहार को समझने, तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति चल रही है उसमें उसको समझने, भविष्यवाणी करने के लिए विदेश नीति अध्ययन की एक विधि है। तो विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कैसा चल रहा है उसको समझने, अध्ययन करने की नीति है विदेश नीति, विधि है वो। उदाहरण के लिए बराक ओबामा प्रशासन की एशिया धुरी नीति, तो और उद्देश्य है भारत जापान जैसी शक्तियों के साथ भागीदारी करके एशिया में चीन का प्रतिकार करना। तो भारत जो है अन्य देशों के साथ किस तरह व्यवहार करे और चीन का प्रतिकार कर सके, एशिया में चीन का प्रतिकार करना। फिर पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है? तो हमारी विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि क्योंकि शांतिपूर्ण पड़ोस अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पड़ोसी संबंध कैसे होने चाहिए? शांतिपूर्ण होने चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत और दुनिया के अन्य प्रमुख देशों द्वारा अपनाए जाने का मंत्र है। तो शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाया जाए, ये भारत का मंत्र है और दुनिया के लिए भी यही सही है। फिर इस संदर्भ में एक और उदाहरण अमेरिका का है, जिसका दुनिया भर में संघर्ष है, लेकिन इसका पड़ोस काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण है। तो दुनिया में क्या है? अमेरिका है जो दुनिया भर में तो संघर्ष करता है, लेकिन खुद का पड़ोस, उसका पड़ोसी शांतिपूर्ण है, तो उसकी अलग नीति है। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। तो ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में आम भावना से संबंधित है। विभिन्न कारकों के आधार पर विदेश नीति पूरी दुनिया में राजनीतिक माहौल के साथ राजनीति जो माहौल होता है उसमें से संरेखित होती है। भारत आम तौर पर सकारात्मक जुड़ाव में विश्वास करता है। उदाहरण के लिए कोविड संकट के दौरान भू राजनीतिक भावना चीन के खिलाफ थी और भारत ने जरूरतमंद देशों के टीके सहित आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति को सकारात्मक रूप से काम किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण बना इस तरह। फिर विदेश नीति का विकास कैसे? तो माननीय विदेश मंत्री और प्रख्यात राजनीतिक होते हैं, इसमें एस जयशंकर प्रसाद ने रामनाथ गोयनका फाउंडेशन में अपने भाषण यानी दिल्ली डोगमोस से परे बदलती हुई दुनिया में भारतीय विदेश नीति और भारतीय नीति को 6 चरणों में विभाजित किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं विदेश नीति को 6 चरणों में बताया है। पहला चरण है 1947 से 1962 का चरण। तो इसमें क्या था? गुट निरपेक्षता का चरण था। ये गुट निरपेक्षता की नीति में गुट निरपेक्ष नीति क्या थी? तो इस गुट निरपेक्ष नीति में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया दिया, लेकिन कठोर सुरक्षा के कठोर वास्तविकताओं की अनदेखी हुई। जैसे भारतीय आर्थिक और सैन्य रूप से राज्य के विकास का विकल्प चुनना पड़ा और हमारे सैनिक विकास के बजाय औद्योगिक विकास को चुना। तो जो गुट निरपेक्ष नीति थी तो उस समय हमने क्या किया कि औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी कि उद्योगों का विकास करना चाहिए। और भारत में जो कठोर सुरक्षा की नीति
जो थी वास्तविकता में की अनदेखी की गई और सैन्य रूप से राज्य के विकास चुना कि सैनिकों का विकास की जगह राज्यों का विकास हो। इस तरह की नीति के कदम उठाए थे। दो घटनाओं ने भारत को उल्टा नुकसान पहुंचाया इन्होंने। जैसे 1948 में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जाना, ये गलत कदम सिद्ध हुआ। फिर 1962 का भारत चीन युद्ध, ये भी गलत हुआ। तो इसने 1947-62 की नीति थी। तो 1962 से 1970 की बात, इसमें है यथार्थवाद का चरण, ये पुनरुत्थान का चरण। इस चरण में हमें खुद को संभालने और महसूस हमने किया कि राष्ट्र के रूप में बने रहने के लिए अधिक आदर्श अवसादवाद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें यथार्थवाद को अपनाया। इस प्रकार अधिक व्यवहारिक बन गए और विदेश नीति की प्रत्येक स्थिति में योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान प्रमुख घटनाएं घटी। तो इसमें क्या हुआ, सुरक्षा के मोर्चे पर व्यवहारिक विकल्प अपनाए गए। हमें सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया। तो सुरक्षा के जो है व्यवहारिक विकल्प अपनाएंगे सुरक्षा के लिए। और बुनियादी ढांचे का निर्माण 1964 में अमेरिका के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत ने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जीता। तो इस नीति में युद्ध भी जीत लिया। फिर तीसरा चरण शुरू होता है 1971 से 91 के बीच। फिर महान भारतीय क्षेत्रीय दावे और जटिलता का चरण था, यानी क्षेत्रों में क्या हुआ, दावे बढ़ रहे थे, तो इनकी जटिलता का चरण था ये 71 से 91 की। भारत अब बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगा। तो क्षेत्र की शक्ति उभरने लगा और निम्नलिखित घटनाओं को परिलक्षित किया इसने। जैसे उभरा तो इसने क्या किया, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय और भारत के समर्थन से बांग्लादेश का गठन हुआ। फिर अमेरिका चीन पाकिस्तान गठजोड़ में सफलतापूर्वक निपटाना। तो अमेरिका को जो गठबंधन बना था पाकिस्तान से चीन के साथ, तो ये गठबंधन को इसको निपटाया। इस संबंध में यूएसएसआर का भारत को समर्थन महत्वपूर्ण रहा। फिर भारत ने परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण किया गया और विश्व मंच पर तो परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण, फिर परमाणु शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का दुर्भाग्यपूर्ण अभियान, लेकिन श्रीलंका में जो भारतीय सेना गई उसमें दुर्भाग्यपूर्ण अभियान रहा वो। अब चौथा चरण 1991 से 1998 का एक ध्रुवीय चरण। तो एक ध्रुवीयता का चरण, शीत युद्ध का अंत, इसमें शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया इस चरण में, और अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस युग में निम्न घटनाएं घटी हुई, जैसे भारत ने इजराइल अमेरिका के साथ अपने संबंध को मजबूत किया। भारत ने अपनी पूर्वोन्मुखी नीति शुरू की। तो इजराइल अमेरिका के साथ संबंध बनेगा, इसमें इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ पूर्वोन्मुखी नीति शुरू की। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार, उदारीकरण किया, निजीकरण किया और वैश्वीकरण, एलपीजी कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरटाइजेशन आदि लागू किए और आर्थिक व्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। तो इस नीति में इजराइल अमेरिका से संबंध बनाए, पूर्वोन्मुखी नीति चलाई और वैश्वीकरण के लिए प्रयास किए। अर्थव्यवस्था में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया। तो 98 के बीच में इसने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। अमेरिका जापान ने भारत पर प्रतिबंध लगाए और इस अवधि के दौरान गुजराल सिद्धांत लागू हुआ। तो अब इसमें कौन सा सिद्धांत, गुजराल सिद्धांत लागू हुआ। गुजराल सिद्धांत क्या है, किस तरह से है, तो ये चौथा चरण था। फिर गुजराल सिद्धांत आ गया। इसमें 1997 में आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने। तो आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गुजराल सिद्धांत जारी किया और सरकार की पड़ोस नीति पर 5 बुनियादी सिद्धांत
हैं। तो गुजरात सिद्धांत है, पड़ोस की जो नीति है, पड़ोसी नीति, उसमें 5 सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत दिए। पहला है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि सद्भावना और विश्वास के साथ वह सब कुछ देता है और वह दे सकता है। तो इस नीति में पड़ोस के साथ वह परस्पर अपेक्षा, पड़ोस से कोई अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ दे सकता है, विश्वास और सद्भावना बनाए रखता है। फिर कोई भी दक्षिण अफ्रीकी देश अपने क्षेत्र का उपयोग क्षेत्र के किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध नहीं होने देगा। तो दक्षिण अफ्रीका के संबंध में है कि दक्षिण अफ्रीकी देश हैं जो वो अपने क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश के हित के विरुद्ध नहीं, अन्य देश का जो हित है उनके विरुद्ध नहीं होने देंगे, अन्य देशों का मतलब हित का विरोध ना हो। फिर कोई भी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। फिर सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। तो ये चौथा इनका नियम था कि सबको एक दूसरे की अखंडता, क्षेत्रीयता का सम्मान करना चाहिए। फिर वे अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीयता के माध्यम से सुलझाएंगे। तो विवाद जो हैं तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से विपक्षता के साथ सुलझाएंगे। वह 5वां चरण, फिर 1999 से 2000 और 2013 तक वाजपेयी और मनमोहन जी का चरण। इस चरण के दौरान भारत ने अपनी आर्थिक मामलों में तेजी से विकास किया और पूरी दुनिया को भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इस अवधि में महत्वपूर्ण निम्नलिखित थी, मतलब निम्नलिखित अवधारणाएं थी। जैसे भारत को संतुलित शक्ति का दर्जा प्राप्त होगा, क्योंकि चीन नए द्वितीय ध्रुव के रूप में उभरा। तो चीन जो है द्वितीय ध्रुव के रूप में, रूस खत्म हो गया तो अब चीन द्वितीय ध्रुव के रूप में उभरा और भारत संतुलन शक्ति के रूप में। तो भारत ने अपनी पूर्व उन्मुख नीति के माध्यम से निकटवर्ती पड़ोसों में अपने सहयोग को मजबूत किया। फिर इसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध सफलतापूर्वक लड़ा और जीता। इस युद्ध के दौरान भारत दुनिया भर से समर्थन मिला। फिर राष्ट्रीय विकास में अपने प्रवासियों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। फिर 6वां चरण 2014 से वर्तमान तक है। तो 6वां चरण है ये, इसमें ऊर्जावान जुड़ाव का चरण। भारत ने इस अवधि के दौरान भी अपनी आर्थिक वृद्धि विकास की गति बनाए रखी और द चोरी ऑन द केक अब विश्व के नेताओं के साथ बढ़ती हुई सहभागिता, विश्व के नेताओं के साथ सहभागिता मोदी सरकार तथा अपने इरादों में स्पष्ट है। इसमें ऊर्जावान अकर्मक जुड़ाव की नीति है। भारत का बढ़ता वैश्विक कद है और इसमें भारत के जुड़ाव के स्तर पर प्रमाण भी है। यह निम्नलिखित रूप से परिलक्षित हुए, जैसे विश्व समुदाय में जम्मू कश्मीर में 1970 से हट जाने की अनदेखी की। तो विश्व ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। फिर विश्व की जो है भारत की लुक ईस्ट नीति, अब एक्ट ईस्ट नीति में बदलाव किया गया और ऐसा पूर्वी एशिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए था। तो पूर्वी ईस्ट जो की तरफ देखो कि लोग ईस्ट नीति अपनाई गई और पूर्वी एशिया के साथ भागीदारी बढ़ाई गई। बहुपक्षीय एशिया को बहुध्रुवीय एशिया केंद्र के रूप में रखने के इरादे से किया गया। अब हम इस नीति में कोविड-19 के संकट के दौरान विश्व के साथ भारत की सहभागिता। 2021 में भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान विश्व में किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की भारत ने। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के साथ भारत की सहभागिता बढ़ाई गई। फिर संकट के समय विश्व भारत के एक रक्षक के रूप में देखता है। मोदी की राजनीति में संवाद और संस्कृति की नीति आई। तो इस विदेश नीति के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत कूटनीति और
से व्यक्तिगत कूटनीति की शैली विकसित की। उन्होंने जिन देशों पर यात्रा की वहाँ के नेताओं के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर दिया। इस प्रकार जुड़ाव के मजबूत और बेहतर संबंध बने। नेताओं के साथ लोगों के संवाद में शामिल हुए, तो नेताओं के साथ लोगों से उन्होंने संवाद में शामिल किए। इस प्रवास जो समुदाय है, दूसरे देशों में जो प्रवास करके भारत के लिए काम करते हैं लोग, तो उन्हें विभिन्न भिक्षु या कॉरपोरेट घराने आदि शामिल हैं, जिसे खुदरा कूटनीति कहा जाता है। फिर मोदी की पड़ोस सिद्धांत की नीति, तो इस सिद्धांत का मुख्य ध्येय पड़ोसों के साथ आक्रामक या आर्थिक व्यापार है। तो पड़ोस देश है, उनके साथ जो आक्रामक आर्थिक व्यवहार है, तो मोदी का मानना है कि इसमें सभी का लाभ होगा और समाज में इसका गहराई तक पहुंचेगी। पड़ोसों की धारणा में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा और बड़े भाई की छवि पर सहयोगी की छवि बदल जाएगी और यह पूरे क्षेत्र की सकारात्मक साबित होगा। तो बड़े भाई की जगह सहयोग की छवि विकसित करना है इसका उद्देश्य। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पड़ोसों को तत्काल प्राथमिकता, इसकी विशेषता है, यानी प्राथमिकता निकट पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना है। और दक्षिण एशिया में स्थिर विकास एजेंडे, तो दक्षिण एशिया में शांति और स्थिर विकास एजेंडे के सकारात्मक रूप के लिए आवश्यक है। फिर पड़ोस नीति के निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करना है। संवाद, पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करके संवाद के माध्यम से राजनीतिक संपर्क बनाकर, तो पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, संपर्क बनाकर क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। इस नीति है, इस दिशा में पहल 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में क्या हुआ, सार्क देशों के शासन अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। फिर द्विपक्षीय मुद्दों पर समाधान, आपसी सहमति से द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित रखता है। उदाहरण के लिए भारत बांग्लादेश ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जो था वो लागू किया गया और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो द्विपक्षीय समाधान थे। कनेक्टिविटी, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के सहयोग संगठन यानी सार्क जो सदस्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। ये समझौते सीमाओं के पार संसाधन, सीमा के पार में जो संसाधन है, ऊर्जा है, माल श्रम है, इनकी सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो कनेक्टिविटी बेहतर करता है। आर्थिक सहयोग, ये पड़ोसों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत ने क्षेत्र विकास के लिए एक वाहन के रूप में सार्क के भाग के लिए निवेश किया है। तो आर्थिक सहयोग देने के लिए मुफ्त व्यापार नीति, इसका उदाहरण है ऊर्जा विकास यानी मोटर वाहन, जल विद्युत प्रबंधन, अंतर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल समूह। तो बांग्लादेश, भूटान है और नेपाल है, आर्थिक कनेक्टिविटी है। फिर तकनीकी सहयोग, नीति ने तकनीकी सहयोग पर जोर दिया। हाल ही में दक्षिण एशिया के लोगों के साथ टेलीमेडिसिन, ई प्लानिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए एक समर्पित सार्क उपग्रह विकसित किया गया। तो सार्क उपग्रह विकसित किया टेक्नोलॉजी के लिए। फिर आपदा प्रबंधन, भारत ने आपदा प्रतिक्रिया, संसाधन प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान संचार पर सहयोग की पेशकश की है। साथ ही सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता और विशेषज्ञता प्रदान की है। उदाहरण के लिए भारत ने 2015 में भूकंप के बाद अपने पड़ोसी नेपाल को अपार सहायता दी है। इसमें सैन्य रक्षा सहयोग, तो सैन्य और रक्षा सहयोग में भारत सैन्य के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसमें नेपाल के साथ सूर्य किरण
तो सुरक्षा और सहयोग कर रहा है। तो नेपाल के साथ सूर्य किरण, बांग्लादेश के साथ संप्रीति जैसे अभ्यास। तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति और नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास, युद्धाभ्यास हैं जो कर रहे हैं। उनका उद्देश्य रक्षा संबंधों को मजबूत करना और साथ ही भारत अफगानिस्तान सेना को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उनकी क्षमता निर्माण में भूमिका की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें चुनौतियां हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध। पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे बड़ी कूटनीति और सुरक्षा नीति बनी हुई है। भारत ने की चुनौती ऐसे देश के संबंधों को प्रबंधित करना जो खुले तौर पर आतंकवाद को राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसके पास विभाजित कोई शक्ति केंद्र है, मतलब इसके पास विभाजन के कई शक्ति केंद्र भी हैं। तो इसमें पाकिस्तान के साथ संबंध है, भारत की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है पाकिस्तान के साथ। फिर अस्थिर अफगान है। अफगानिस्तान भी एक चुनौती बना हुआ है। आंतरिक रूप से कमजोर और आंतरिक रूप से क्या है, कमजोर है और पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित बाहरी खतरे का जो पाकिस्तान के साथ इसके बाहरी खतरे हैं, बाहरी खतरे का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान तब इसमें तालिबान आ गए हैं, तो इसमें संभावित जो है राज्य पतन से सभी दिशाओं में जिहादी आतंकवाद फैल सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर अफगानिस्तान हमला किया तो भारत पर भी कर सकता है, इससे भारत अछूता नहीं रह सकता। फिर चीन एक बड़ी चुनौती है। भारत के इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रति चीन की नीति, जिसमें ग्वादर बंदरगाह निर्माण शामिल है, तो भारत ने चीन का साथ पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह निर्माण किया, जिसके कारण रिश्ते संदेह के घेरे में है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा POK है तो से होकर गुजर रहा है। वह भारत विरोधी संभावना है। भारत बड़े भाई के रवैये और भारत पर इसकी आर्थिक निर्भरता की धारणा के कारण इस क्षेत्र में लोगों के मन में भारत विरोधी भावनाएं जमा रही हैं। यानी भारत बड़े भाई की जो भूमिका निभा रहा है उसमें लोगों को पसंद नहीं है वो, और विरोधी भावनाएं उदाहरण के लिए हाल ही में किए गए मुद्रा विमुद्रीकरण के कारण नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे कई देशों को उसने प्रभावित किया है, जो अपनी सीमाओं के भीतर भारतीय मुद्रा को समानांतर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मालदीव में इंडोनेशिया आउट अभियान, मालदीव था जो, तो मालदीव श्रीलंका के लक्षद्वीप की साइड है, तो उसने अभियान शुरू किया। इसका उदाहरण पे आगे की राय क्या है, तो यथार्थवाद अपनाने की जरूरत है। आर्थिक चालकों को पहली की तुलना में कूटनीति को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सामाजिक बुनियादी ढांचे को सहयोग देने की जरूरत है। फिर बहुध्रुवीय विश्व में सभी हितों का संबंध चतुराई से किया जाना चाहिए। फिर गुणवान जो है गणना पूर्वक जोखिम लेने की आवश्यकता है। वैश्विक विमर्श को सही ढंग से पढ़ने और धार्मिकता को त्यागने की आवश्यकता है। तो इस तरह के इसमें प्रबंध करने चाहिए।